वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 9 सितंबर 2022 के समसामयिक घटनाओं के बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सारी जितने भी करंट अफेयर हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात आज का यह है कि उच्चतम न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस कोटा की जांच के लिए 3 अहम सवाल तय किए हैं। ये न्यूज द हिंदू का है। अब आप सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है आपको कि ईडब्ल्यूएस, जिसको आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग पहले से भी काफी कुछ जानते हैं। सबसे पहले अहम सवाल यहां पर यह है कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत के संविधान के संशोधन अर्थात 103 संशोधन में ईडब्ल्यूएस से संबंधित बातें की गई है। संविधान संशोधन अधिनियम 103 के तहत उस वक्त ईडब्ल्यूएस कोटा को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। प्रसंग क्या है, ये हम जीएस सेकंड का ये प्रसंग है। जीएस सेकंड के मुख्य परीक्षा में ये सवाल बन सकता है और आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी सवाल बन सकता है। मुद्दा है आपका भारतीय संविधान की मूल संरचना से, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे भारत की राज्य व्यवस्था को अध्ययन करते हुए कि केशवानंद भारती केस के बाद भारत के संविधान में एक नई मोड़ आई थी और सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा एक वर्डिक्ट दिया गया था जिसको बोलते हैं भारतीय संविधान की मूल संरचना। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उस मुख्य न्यायाधीश ने एक संविधान पीठ के माध्यम से एक संविधान पीठ ने यह जांचने के लिए 3 प्रमुख मुद्दे को अंतिम रूप दिया है, अर्थात 103 संवैधानिक संशोधन जो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% रिजर्वेशंस के कोटा देने का जो प्रावधान था, उसे फिर से जांच करने की बात कही गई है। अर्थात यह कहा गया कि क्या ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा को उच्चतम न्यायालय जांच करने की बात कर रही है, अर्थात कि इस कानून के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करने की बात कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस जो है भारत के संविधान के जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे फिर से जांचने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बातें ये है इसके अंदर में, और ये कहा गया है, आप यहां पर इसे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि हमें एक बार ईडब्ल्यूएस कोटा को जांचने की आवश्यकता है। हमें पता है इस बात की कहीं ना कहीं संविधान की मूल संरचना का यह उल्लंघन करता है। अदालत क्या जांच करेगी? एक प्रश्न बनता है कि अदालत क्या जांच करेगी? तो कहा जाता है कि जो संशोधन राज्य आर्थिक मानदंडों के आधार पर जो आरक्षण सहित विशेष प्रावधान करने की जो अनुमति दी गई है, ये मूल संरचना का उल्लंघन करता है। मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप कहते हैं, केशवानंद भारती केसेस में ये बताया गया था और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय और बाकी के अन्य न्यायालय जो है समय समय पर मूल ढांचे के बारे में बताएगी। ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर हम जाने तो, या फिर आप कह सकते हैं कि ये मूल संरचना के साथ एसई, बीसी, ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को ईडब्ल्यूएस कोटे के दायरे से बाहर करके संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल संरचना को नष्ट किया जा रहा है। अर्थात ईडब्ल्यूएस में ये बाकी के जितने ओबीसी, एससी, एसटी और एसई जो है वो ईडब्ल्यूएस के अंदर में नहीं होते हैं। तो इसके कारण से ये संवैधानिक संशोधन जो है जो 103 में दिया गया है वो मूल संरचना को नष्ट करता है। अभी मुख्य न्यायाधीश ने इस बात को कहा है और इस प्रश्न पर जांच करने की बात कही। हम सभी को पता है कि भारत देश हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हमारे यू ललित हैं और वो जो कि नए बने हुए हैं और उनके द्वारा एक बार फिर से ईडब्ल्यूएस कोटा को जांचने की बात कही जा रही है। तो ये सबसे प्रमुख था। दूसरा सबसे एक प्रमुख खबर है, या आप हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा तो ये नहीं है, लेकिन इसमें ये कहता है कि अभी अभी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट
ने कहा कि भाई 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट को एक अल्टीमेशंस दिया है, गवर्नमेंट को यह कहा है कि भाई आप 3 महीने के अंदर आप ट्रांसजेंडर के लिए एक रोजगार नीति लाइए, क्योंकि हमारे देश में मेल के लिए रोजगार नीति है, फीमेल के लिए रोजगार नीति है, लेकिन थर्ड जेंडर के लिए कोई रोजगार नीति नहीं है। तो इससे तो समाज सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्या ये तीसरे जेंडर जो है, क्या ये ट्रांसजेंडर जो है, क्या इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या इस समाज से इनको बहिष्कार करने की आवश्यकता है? अगर इस समाज का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं सरकार के नीतियों पर इन सभी का भी हक है। तो उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा है कि 3 महीने के अंदर ट्रांसजेंडर के लिए आपको रोजगार नीति लाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात से कहा कि भाई खास करके नागरिक उड्डयन उद्योग और सरकार के नेतृत्व करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार के रास्ते खोलने के लिए नीतिगत ढांचे बनाने की जरूरत है। विशेष रूप से हमारा उच्चतम न्यायालय, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को 2019 के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अधिकारों के संरक्षण अधिनियम के सक्षम प्रावधानों को, जिसको आप अक्षर और भावना के साथ पालन किया है, सरकार ने जो कानून लाया था इनसे, उन कानून को पालन करने का दायित्व तो है सरकार को। अदालत ने यह भी कहा है कि हितकारों के परामर्श करने और अगले 3 महीने में समुदाय के कल्याण और अधिकारों के लिए विचारित नीति तैयार करने का आदेश भी दिया है। तो सही बात है कि समाज सोसाइटी में समानता को बरकरार रखने के लिए, चाहे किसी भी जेंडर के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, ये फर्क नहीं पड़ता है, सभी भारत देश के नागरिक हैं और भारत के सभी कानूनों पर, सभी नीतियों पर सभी नागरिकों का अधिकार है। ये बात उच्चतम न्यायालय कहती है। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज की, जो बहुत ही अहम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। ये GS3 से संबंध रखता है और कहीं ना कहीं ये भारतीय अर्थव्यवस्था से भी संबंध रखता है। तो ये बहुत प्रमुख इसलिए है क्योंकि कहा गया है कि HDI स्कोर, जिसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको मानव विकास सूचकांक कहा जाता है, उस मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है। अर्थात भारत जो है निचले पावदान पर देखा गया है। भारत की रैंकिंग जो है 132वें स्थान पर आ गई। अब इसके पीछे कारण क्या है? ये प्रसंग, अगर हम प्रासंगिकता की बात करें तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित चीजों पर बात करता है। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है मानव विकास सूचकांक से संबंधित, और मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम सभी को पता है कि मानव विकास सूचकांक है HDI, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इससे जारी किया जाता है। और समाचार के तहत यह कहा गया कि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो दुनिया भर में 10 में से 9 देश कई संकटों जैसे कोविड-19 हुआ, यूक्रेन युद्ध हुआ, पर्यावरण की चुनौती से ये जूझ रहा है और अपने मानव विकास प्रदर्शन में वो धीरे धीरे नीचे फिसलता हुआ देख रहा है। उसी प्रकार से भारत के अंदर में भी देखा जाए तो भारत में की बात अगर किया जाए, अब वैश्विक स्तर पर मानव विकास 32 वर्षों में पहली बार ये ठप हुआ है। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि भारत की रैंकिंग की अगर बात किया जाए तो भारत की रैंकिंग पहले से नीचे और गिर गई है। उदाहरण के लिए पहले नंबर पर टॉप 5 जो कंट्री हैं विश्व के अंदर में, वो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर आइसलैंड, फोर्थ हांगकांग और 5वां ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन वही अगर बॉटम की बात किया जाए, सबसे निचले पावदान की बात किया जाए, तो सबसे निचले पावदान पर 191 पर आपका साउथ सूडान है और 190 पर चांद है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी देश के आसपास की बात करें, भारत की रैंकिंग की बात करें, तो भारत 2020 में भारत की रैंकिंग 130 हुआ करती थी। आज भारत की जो रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो 132 रैंकिंग है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो HDI की वैल्यू भारत की है वो 0.633 देखी गई है। लेकिन अब बात यहां पर ये समझते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब आप कहेंगे कि आखिर ये चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि हमारे ही एशिया देश की बात कर रहा हूं, उसी में हमारे ही पड़ोसी मुल्क के देश हैं, उनकी रैंकिंग हमसे कहीं बेहतर है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि हमारी नेबरिंग कंट्री में श्रीलंका की बात करें, जो कि आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 73 है।
चाइना का 79 है, भूटान का 127 है, बांग्लादेश का 129 है ना, और भारत का 132। मतलब हम बांग्लादेश से भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम नीचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें, मानव विकास सूचकांक की बात करें, तो मानव विकास सूचकांक को हम किस पहलू पर मेजरमेंट के बेस के आधार पर मेजर करते हैं। 4 इसके इंडिकेटर्स हैं, अर्थात 4 उसके निर्देशक हैं। उसी निर्देशक तत्व के आधार पर उसका मेजरमेंट किया जाता है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ है, अर्थात जन्म के आधार पर जीवन कितना, भारत के उसके जीवन अर्थात एक किसी देश राष्ट्र के अंदर कितने दिन कितने वर्षों तक जीवित रहते हैं। दूसरी बात, हम मेजरमेंट करते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, अर्थात एजुकेशन, कि आप के देश के लोग एक्सपेक्टेड ईयर अर्थात अधिक से अधिकतम कितने वर्षों तक वो अध्ययन करते हैं, स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हैं। और तीसरी बात होता है मीन्स ऑफ ईयर स्कूलिंग, जो कि उसी में आता है। और फोर्थ है आपका GNI पर कैपिटा इनकम, अर्थात ग्रॉस नेशनल इनकम विद द पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो इन 4 मेथड से, इन 4 इंडिकेटर के माध्यम से किसी भी राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक को मेजरमेंट किया जाता है। सबसे पहले है जीवन प्रत्याशा, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। विश्व की गिरावट की बात करें, भारत के अंदर में 72.8 वर्ष हुआ करता था 2019 में, लेकिन 2021 में इसकी उम्र सीमा नीचे गिर गई है, ये 71.4 वर्ष हुआ। इसके पीछे आप कोविड-19 के महामारी को आप समझ सकते हैं कि भाई ये कोविड-19 महामारी के कारण जो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या जीवन प्रत्याशा, वो जीवन प्रत्याशा हमारी क्या हो गई है, गिर गई है, डाउन हो गई है। वहीं पर भारत की जो HDI स्कोर है 0.633, इस मध्य की बात करें मानव विकास श्रेणी में, ये 2018 में इसका 0.645 के मूल्य से कम हुआ करता था। अगर वही हम सिर्फ भारत की कल्पना की बात करें कि भारत और उसके HDI की बात किया जाए, तो HDI 2018 में जो हमारा पॉइंट हुआ करता था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, वो 0.645 हुआ करता था। 2021 में ये घटकर 0.633 हो गया तक गिरावट आ रही है, जिसके कारण से जन्म जीवन प्रत्याशा की बात करें 70.7 वर्ष से कम हो गई है आपका, ये 67.2 वर्ष तक की गिरावट देखी गई है। तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो डाउन होगा ही, गिरेगा। स्कूली शिक्षा की बात करें कि अपेक्षित जो ईयर वर्ष है स्कूली शिक्षा का भारत के अंदर में, वो 11.9 वर्ष की बात की जाती है, लेकिन वही 11.9 वर्ष से ये स्कूली शिक्षा जो है औसत दर 6.7 वर्ष हो गई है। तो ये भी एक समस्या का हो सकता है। अगर वही बात करें ग्रॉस नेशनल इंडेक्स की इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति स्तर की बात करें, तो $6590 आपका ये है। कोविड-19 महामारी के कारण जो लैंगिक असमानता की बात करते हैं, इनइक्वालिटी भी बढ़ा है आपका विश्व स्तर पर 0.6%। तो ये सभी कारण जो है हमारे देश के अंदर में मानव विकास सूचकांक को नीचे गिराने में ये प्रमुख कारण आपका हो सकता है। इसके कारण से हमारा मानव विकास सूचकांक नीचे गिरा है ना। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज पर। तो ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और खास करके मेंस प्रमुख परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षाओं में कोट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपका इसमें हो सकता है। चलिए एक और भी सबसे महत्वपूर्ण न्यूज पर हम चर्चा कर लेते हैं। यह है आपका NCRB का रिपोर्ट, जिसको आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं आपका। उस रिपोर्ट में के मामले में नागालैंड की बात कही गई है, राजद्रोह के मामले में असम की बात द हिंदू में कुछ दिन पहले भी हम इसकी चर्चा किए थे। तो समाचार के तहत यह कहा गया है कि जो NCRB है, NCRB द्वारा जो भारत की जो नवीनतम अपराध की डेटा या 2021 की जो रिपोर्ट जारी किए गए हैं, उस रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड जो कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, भारत का हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट राज्य है, उसमें जबरन वसूली, आप कह सकते हैं नवीनतम अपराध में जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग के तहत अपराधों की उच्चतम दर देखी गई है। 2014 में ये देशद्रोह के मामले में रिपोर्टिंग असम सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर हुआ करता था।
यह राष्ट्रीय औसत 0.8 की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या 7.6 की दर से हुआ करता था। लेकिन यही बात करें कि यह दर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है और अरुणाचल प्रदेश में 5.3 है। तो नागालैंड में जो कुल अपराध हैं, कुल अपराध 2018 से घट रहा है, ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब 2018 से नागालैंड की जो अपराध है वो घट रहा है। और हमारी जो आईपीसी है, जिसको आप इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता कहते हैं, उसके अनुसार और राज्य के विशेष और स्थानीय कानून के तहत ये जितने भी दर्ज संज्ञेय अपराध की दर 2021 में प्रति लाख लोगों पर 67.2 देखी गई है। असम सटा हुआ है विशेष रूप से इसी राज्य से, चरमपंथी संगठन वहां पर बहुत ज्यादा है ना। असम में देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले मिले हैं, जैसा कि हम पिछले करंट अफेयर में भी पढ़ा था, जो कि पहले स्थान पर असम है आपका राजद्रोह के मामले में, है ना। उनसे कुछ कथित पर एनसीआरबी के आंकड़ों में से पता चला कि 2014 में भारत में दर्ज 475 राजद्रोह के मामले 69 आपका वहीं से मिलता है, 14.52 असम से ही देखने को मिला है ना। तो ये आपके एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार जो है नागालैंड के ये मुद्दे से संबंधित बातें की है। हमने ये भी पढ़ा था कि राजद्रोह का मामले आर्टिकल 124 के ए में आपको देखने को मिला। तो ये प्रमुखता है हमारे आज की जो करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समसामयिक घटनाओं के साथ, आपके एग्जाम के साथ, आपके एग्जाम के प्रमुख जो सिलेबस से संबंधित न्यूज को लेकर हम मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।